नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट में आज परसेंटेज का चैप्टर जो चला हुआ उसका पार्ट थर्ड है। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम तैयारी करा रहे हैं। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए क्विक रिवीजन कर लेते हैं जैसे हर बार हम करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है देखो। आपने क्या पढ़ लिया था पिछली क्लास में, आपको बताया गया था नेट इफेक्ट के बारे में। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या होता है। नेट इफेक्ट होता है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, जिसका यूज हम अच्छी जो परसेंटेज होते हैं उनको सोल्व करने में, प्रश्न को सोल्व करने में इनका यूज होता है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में दे दिया जाए कि 10% का लाभ 10% की हानि होती है तो बताओ नेट इफेक्ट क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। तो ऐसे इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज हम कहाँ पर करेंगे, सीआई में भी करेंगे, एसआई में भी करेंगे। एसआई में तो होगा नहीं, सीआई में करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, बहुत जगह इसका यूज होता है। चलिए हम बात करते हैं हमने और क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने, और पिछली क्लास में पढ़ा था हमने सक्सेसिव के बारे में पढ़ा था। सक्सेसिव क्या होता है, ठीक है, कब लगता है, इसके बारे में आपको बता दिया गया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम क्या करते हैं, कंसेप्ट क्या है लिख लीजिएगा। आज का कंसेप्ट है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन बारे में। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं सबसे ज्यादा एसएससी पूछता है इनको प्रश्नों को। और कैसे पूछता है, आपके पास दे देगा कि माना जनसंख्या क्या है, किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 5000 है। ठीक है, 5000 जनसंख्या है। पहले वर्ष उसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो बताओ 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसे पूछ लेगा। इन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, देखो इन प्रश्नों में क्या करेंगे, सक्सेसिव का यूज करो। देखो 10% क्या होता है, 1/10 होता है। तो पहले साल कितना हुआ 10, अगले साल कितना हुआ 11 हुआ। 20% कितना होता है 1/5। पहले साल कितना हुआ 5, उसके बाद कितना हुआ 6, तो कितना हुआ 50। और ये कितना होगा 66। तो यहाँ पर दिया गया 50 की वैल्यू कितनी दी गई, ये तो क्या है रेशो में है। 50 की वैल्यू कितनी दी गई है 5000। ये कितने गुना है इससे 100 गुना। तो इधर 66 का भी 100 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6600। तो 2 वर्ष के बाद जो हमारी जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6600। जो पहले 5000 थी वो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 6600 हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको प्रश्न देते हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, गत वर्षों में, इस साल भी पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, आपके सामने प्रश्न है कि 2012 में जनसंख्या, क्वेश्चन क्या है कि गांव में 2012 में जनसंख्या 2012 में जनसंख्या 1000 थी। प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हुई। तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न आया। ठीक है, ये एमटीएस में पूछा गया है। 2012 में जनसंख्या कितनी थी 1000 थी। प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हुई, 2 साल बाद जनसंख्या बताओ। तो 20% की वृद्धि कितना होता है, 20% कितना होता है 1/5। इसका मतलब क्या है, पहले साल कितनी 5 थी, फिर क्या हुआ 6 हो गई, फिर क्या हुआ दूसरे साल, पहले साल 5 थी, दूसरे साल 6 हो गई। तो ये हमारा क्या आ गया 5 से 25 और 6 से 36। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या आता है सक्सेसिव यूज कर लेते हैं। अब देखो जो 25 और 26 आया, ये हमारा किस बेस में आया, रेशो मेथड पे आया। ठीक है, अब एक बात करते हैं, पहले कितनी थी जनसंख्या थी 1000, तो 25 की वैल्यू कितनी दी गई है 1000 दे दी गई है। तो कितने टाइम्स है, यह है 40 टाइम। तो ऐसे ही 66 में 36 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1440। तो 2 साल के बाद जो हमारी जनसंख्या होगी वो कितना हो जाएगी 1440 हो जाएगी, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं जो पूछा गया था अभी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि 2022 में प्रश्न पूछा गया था, 3 साल बाद जनसंख्या 39930 है। ठीक है, 39,930 है। यदि प्रतिवर्ष
10% की वृद्धि होती है, 10% की कितने होते हैं वृद्धि होती है, तो 3 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए 3 साल बाद जनसंख्या दी गई है और देखो क्या बोला गया 10% प्रति वर्ष की वृद्धि होती है। तो 10% कितना होता है, 10% कितना होता है, अगर आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज चार्ट याद है, 10% होता है 1/10। तो ये कितना होगा, पहले साल कितना हुआ मतलब 10 से 11, दूसरे साल कितना हुआ 10 से 11, तीसरे साल कितना हुआ, ये भी हुआ 10 से 11। तो कितना हुआ 1000 से क्यूब आपको याद कराई गई थी, तो 11 के क्यूब कितना होगा 1331। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये क्या आया जो रेशो मेथड आया, इसमें क्या हुआ देखो, हमको दिया गया कि 1331 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, कितनी दी गई है 39,930, 39,930 दी गई है। तो ये कितना गुना है इसका, ये है 30 टाइम्स। ठीक है, तो क्या हुआ इसका 30 टाइम्स है, तो यहाँ पर 1000 का भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 30 टाइम्स। ठीक है, तो कितना होगा 30,000। तो क्या रहा कि 3 साल पहले गांव की जो वैल्यू थी, गांव की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 30,000 थी, और क्या हुआ 3 साल बाद क्या हुई 39,930 हो गई। तो ऐसे आप इजीली का प्रश्न को सोल्व कर सकते थे, आपको वो ऑप्शन मिलता 30,000 और ये अपना राइट आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये यहां पर बात की हमने किसी जनसंख्या की, अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं यहां पर प्रश्न पूछा जाता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आपका नया कंसेप्ट है, नोट कर लीजिएगा। इनकम क्या होती है आय, एक्सपेंडिचर क्या होता है खर्च, और सेविंग क्या होती है बचत। तो आप सभी को पता होगा इस बारे में कि जो आय होती है वो खर्च प्लस बचत का जो होता है, आय इक्वल टू कितना होता है खर्च प्लस बचत। मतलब अगर आपने 50 रुपए आपके पास है, 50 रुपए आपकी आय है, उसमें से आपने 30 रुपए क्या किए खर्च किए, तो आपकी बचत कितनी होगी 20 रुपए बचेगी। तो ये आपके लिए क्या था आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। इस पर प्रश्न आते हैं और डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं देखिए। क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है और सीएचएसएल में, दोनों में पूछा गया था। राजू अपने वेतन का 10% यातायात तथा 20% भोजन पर एवं 5% मनोरंजन पर खर्च करता है, फिर 15% किराए पर खर्च करता है। किराए पर खर्च करने के बाद उसके पास कितनी राशि शेष बचती है, 2500 रुपये शेष बचते हैं। 2500 रुपये, ये कितना है ये 2500 है, शेष बचे। तो आय बताओ, आय पूछ गई। अब देखो प्रश्न कितना बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन का प्रश्न है। आप पूछेंगे कि वो कैसे। अब देखो ना क्या बात की है कि राजू अपने वेतन का 10% तो यातायात पर खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, 5% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है और 15% का किराए पर खर्च कर रहा है। हर अगर किसी की वैल्यू होती है वो 100% होती है। वैल्यू कितनी होती है, अगर किसी की आय है तो 100% है। ठीक है, अब उसमें से क्या किया उसने 10% कहीं पर खर्च किए, और इसमें से घटाएंगे हम 10% खर्च किए किस पर, यातायात पर, 20% खर्च किए किस पर, मनोरंजन भोजन पर, 5% खर्च किए किस पर, मनोरंजन पर, और 15% किस पर खर्च किए, किराए पर। ये क्या है प्रतिशत, तो 15 5 20 और 20 40 और 10 50, तो मतलब कितना हुआ 100 रुपए थे तो 50 रुपए उसने खर्च कर दिए, बचे कितने पास उसके पास 50 रुपए। तो उस 50% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर दी गई है 50% की वैल्यू 2500।
तो हमको निकालनी क्या है आय, तो इसमें भी 2 की गुना तो कितना हो जाएगा 100%, तो इधर भी 2 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। तो जो हमारी आय है, जो राजू की आय है वो कितनी है, राजू का जो वेतन है आय है उसकी 5000 रुपए है। ठीक है, ऐसे आप प्रश्न निकाल सकते थे। अगर इसी प्रश्न को वो कठिन बनाना चाहे तो वो यहीं पर पूछ लेता कि आय की जगह वो क्या बोल देता कि बताओ उसके पास उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। अगर यहीं पर बोले कि यातायात पर कितने रुपए खर्च किए, खर्च यातायात पर खर्च किए तो कितने किए, यातायात पर 10% खर्च किया उसने। कितना खर्च किया था यातायात पर, यातायात पर उसने कितना 10%। ठीक है, तो 5,000 का कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे। 10% कितना होगा 10/100, मतलब कितना होगा 1/10। तो 1 0 से 1 0 यहाँ गई, 1 0 से यहाँ 1 0 यहाँ पर गई, तो बचा कितना 500। तो जो 500 रुपए है उसने कितने रुपए खर्च किए यातायात पर, 500 रुपए खर्च किए। ठीक है, ऐसे आप इजीली प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। हाँ, अगर ये कठिन बनाना होता तो कैसे नए तरीका होता है, देखो इसमें नया वेरिएंट कैसे ऐड करता। नया वेरिएशन ऐसे लाता कि बोल देता शेष का। अगर उसने शेष का नहीं बोला है तो आप डायरेक्ट जोड़कर क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, उसकी आय किसी की भी आय जो होती है 100% होती है, उसमें से घटा देंगे और आपके पास आय बचेगी। लेकिन नया तरीका अगर उसको प्रश्न को थोड़ा नेक्स्ट लेवल का बनाना है तब कैसे बनाएगा। सीपीओ 2022, सीजीएल 2022 2023 दोनों में, और एमटीएस और सीएचएसएल, इन सब में यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि राम अपनी आय का, राम अपनी आय का 30% अपनी पत्नी को दे देता है। ठीक है, और शेष का 20% सब्जी वाले को। ठीक है, एवं शेष का 10% LIC में लगा देता है। तो आय एवं बचत का अनुपात बताओ। आपके पास ये प्रश्न है। ठीक है, आप इस प्रश्न को कैसे करोगे। अब इस प्रश्न को करने का तरीका देखो, जब आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाए जहां आपको बात हो शेष का, यहां पे बोला गया है शेष का। ठीक है, जहां भी शेष शब्द का यूज हो वहां आपको क्या करना है, सक्सेसिव केस लगाना है। तो अब आपको पता चल गया सक्सेसिव केस कहां लगता है। सक्सेसिव केस वहां लगता है जहां रिमेनिंग पर बात की गई है, एक ही वस्तु पर रिमेनिंग पर बात की गई है, वहां पर क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है। तो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, देखो 30% तो अपनी वाइफ को दिया उसने, तो 30% कितना होता है 3/10 होता है, मतलब कितना हुआ कि 10 से 7, उसके पास कितना बचा 10 से 7 बचा, 3 वाइफ को दिया, 20% सब्जी वाले को दिया, 20% कितना होता है 1/5, मतलब 5 उसकी आय थी तो 4 उसके पास बचा, और शेष का 10%, 10% मतलब 1/10, 10 थी तो 9 बची, 10 थी तो 9 बची वस्तु। अब आपको मैंने बताया गया था कि लेन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर आप क्रॉस चेक में कर सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं, 2 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर से 2 से काटेंगे इसको 5 टाइम्स, तो ये कितना हुआ 5 पंजे 25, पंजे 125, ये तो धरता गया 125, और ये कितना हुआ 9 सतह 63, 63। तो आप बोल सकते हैं कि इनकम और सेविंग का जो रेशो होगा वो कितना होगा 125:63। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो इस पर कैसे प्रश्न पूछता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं आप, क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा।
क्या होता है देखो मूल्य, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर मात्रा या फिर खपत, और इक्वल टू कितना हुआ खर्चा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट है क्योंकि बहुत इस पर प्रश्न पूछता है। इस पर क्या होता है, तीन प्रकार के केस बनते हैं। कैसा देखो, केस फर्स्ट क्या होता है, मैं आपको एक एक केस समझाऊंगा। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तब क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है वो कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, जो प्राइस होता है, जो प्राइस होता है वो क्या होता है, मूल्य जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजप्शन के, 1/c। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/c। और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पर पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर देखो कैसे होगा, अगर इसने बोल दिया, प्रश्न में बोल दिया कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस का जो अनुपात है वो A/B है, ये प्राइस है, तो कंजप्शन का रेशो बताओ। कंजप्शन क्या होगा, देखो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, B/A जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कंजप्शन का रेशो हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसमें दूसरा केस क्या है। दूसरा केस जानने से पहले आपके लिए क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा चुका हूँ। और संजीवनी बूटी ये आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा अहम है, इसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं केस सेकंड के बारे में। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में बोलेगा कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट होगा। अगर प्राइस कांस्टेंट है तब क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट होने पर जो कंजप्शन है वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, एक्सपेंडिचर के, ठीक है। मतलब अगर A/B रेशो किसका है, कंजप्शन का है, तो जो एक्सपेंडिचर है उसका B रेशो क्या होगा, A/B ही होगा, ठीक है। अब केस थर्ड की बात करते हैं। जो केस थर्ड होता है, केस थर्ड क्या होता है, केस थर्ड है कि अगर प्राइस की जगह कंजप्शन जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, तब जो प्राइस होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपात होगा एक्सपेंडिचर के। मतलब अगर प्राइस का अनुपात A/B है तो एक्सपेंडिचर भी कितना होगा, A/B ही होगा, ठीक है। इस प्रकार तीन केस बनते हैं। इन तीन केस में से जो सबसे पहला केस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न क्या है, ए किसी वस्तु को 12.1/2%, मतलब 12.5% की कमी पर बेचता है, ठीक है। अगर खर्चा अपरिवर्तित है तो इस पर खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। किसी वस्तु की क्या क्या मूल्य, यहाँ पर किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी देखता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर खर्चा अपरिवर्तित है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो खर्चा कितना है, प्राइस अगर आपको पता है कि 12.5% कितना होता है, वो होता है 1/8। मतलब अब मूल्य क्या हुआ, मूल्य पहले कितना था, यहाँ पर लिखो इनिशियल और यहाँ पर लिखो फाइनल। तो प्राइस, प्राइस पहले कितना था, 8 था, एक की कमी होगी 7। अब उसने पूछा कि खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खपत कैसे निकालेंगे, जो खपत होती है मैंने आपको अच्छे बताया कि अगर जो खर्चा है वो अपरिवर्तित है तो खपत क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो खपत क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 7 पहले थी, अब कितना हो गया 8। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, 7 से 8 हुई, कितना हुआ, 1 बढ़ा किस पर, 7 पर गुना में 100 इक्वल टू कितना हुआ, 14.28%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे अहम चीज क्या है, आपको प्रश्न देखकर उत्तर कैसे देखना है। अगर मूल्य में कमी होती है तो खपत बढ़ेगी, और अगर खपत क्या होते हैं, मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत घटेगी। आपको ये देखना है। अगर जैसे बोले जाए प्रश्न में 12.5% की कमी है तो खपत पर प्रभाव बताओ क्या होगा। अगर खपत में प्रश्न में ये होता कि मूल्य, उसमें ऑप्शन में
कमी दे दी गई कि खपत कम होगी, खपत इतनी कम होगी, तो वह ऑप्शन वहीं पर कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खपत तो बढ़ेगी अगर मूल्य में कमी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मैंने आपको 3 केस बताए, तीनों केस आपको याद रखने होंगे कि जो प्रोपोर्शनल होता है, जो प्राइस होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है किसके? कंजप्शन के। ठीक है, और अगर उन दो में बताया गया कि उनमें सेम ही रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन है कि मूल्य में, प्राइस में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। अगर आपको फ्रैक्शन और जो मैंने बताया था परसेंटेज चार्ट, अगर वो याद है तो आपको पता होगा कि 16/2/3 का मान क्या होता है। खर्चा अपरिवर्तित रहता है। खर्चा क्या है? खर्चा कांस्टेंट है। तो प्रारंभिक खपत 350 किलोग्राम थी। तो नई खपत बताओ। ठीक है, इस पर प्रश्न पूछा गया था। अब देखो क्या होगा, प्राइस क्या है? 16/2/3%। ये कितना होता है? 1/6। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर लिखो इनिशियल, यहां पर लिखो फाइनल। प्राइस पहले कितना था? वृद्धि हुई ना, प्राइस पहले था 6, 1 की वृद्धि तो कितना हो गया? 7। ये तो होगा प्राइस। अब बात करें कंजप्शन की, खर्चा अपरिवर्तित है तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? 7 से 6, मतलब पहले 7 थी अब 6। अब इसमें क्या दिया गया कि पहले जो खपत थी वो थी 350 किलोग्राम। तो इसका मतलब 7 का मान कितना है? 350 किलोग्राम। तो ये कितना गुना है? 50 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? 50 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 300 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि जो नई खपत है वो क्या है? वो 300 किलोग्राम है। 300 किलोग्राम हमारी जो है नई खपत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है? मूल्य में जो वृद्धि हुई, देखो वृद्धि हुई कितने की? 62.5% की। ठीक है, मैं आपको प्रश्न की जो भाषा है बता देता हूं। मूल्य में 62.5% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? कमी हो गई, ये पूछा गया है सीजीएल। ठीक है, और जीडी में कुछ प्रश्न पूछा गया था कि मूल्य में 62.5% की कमी हो जाती है। खर्चा जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, खर्चा जो है कांस्टेंट है। ठीक है, यदि फाइनल खपत, यदि जो अंतिम खपत है वो कितनी है? यदि अंतिम खपत 640 किलोग्राम है तो प्रारंभिक खपत बताओ। ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है तो देखो क्या होगा, 62.5% कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कि 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है 1/8। ठीक है, और आपको क्या पता है कि ये किसका कितना टाइम है? ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा, ये कितना का? 5/8 हो जाएगा, अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या? इनिशियल, और यहाँ लिखेंगे फाइनल। तो पहले क्या थी? 8, अब 5 की क्या हुई? कमी हुई, तो कितने हो गए फाइनल में? 3। ये तो होगा क्या? प्राइस। लेकिन कंजप्शन क्या होगा? खर्चा अपरिवर्तित है तो इनका उल्टा हो जाएगा, 3 से 8। अब हमको बताया गया कि जो अंतिम खपत है वो 640 है, मतलब 8 की वैल्यू कितनी है? 640। तो ये कितना गुना है? 80 गुना। तो इसमें भी 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 किलोग्राम। तो मतलब क्या है कि प्रारंभिक जो खपत थी वो कितनी हमारी? 240 किलोग्राम थी। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, और आने वाले समय में आपको क्या होगा, अगली क्लास में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि जब खर्चा परिवर्तित होता है तब कैसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद हम प्रश्न करेंगे इलेक्शन पर, और उसके बाद टैक्स पर, और फिर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके हम कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। धन्यवाद।